आज की मैली चादर है सदियों से। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक है तू? और मेरा हाल तो ठीक है, तो अपनी सुना। और शन्नू कैसी है? हाँ हाँ, शन्नो भी ठीक है। अच्छा ये बता कि घर में इफ्तिखार है? नहीं, इफ्तिखार घर पे नहीं है। ये तो बड़ा ही अच्छा काम हो गया है। अब मुझे ना तेरे से बड़ा ही जरूरी काम है, खुफिया किस्म का। खुफिया काम है मेरे से? और ना मैं किसी एजेंसी में हूँ क्या जो खुफिया काम है? साथ साथ बात किया कर। और शन्नो की अब्बा, तू ऐसा कर कि इफ्तिखार की ना पहनी हुई बनियान जो है ना, वो मुझे पार्सल कर दे। इफ्तिखार की पहनी बनियान तुझे पार्सल कर दूं? और क्या तूने पिंड जाके तोपड़ का काम शुरू कर दिया है? और तू मजाक ना कर, जो मैं कह रही हूँ ना वो कर। और ना पर तूने करनी क्या है बनियान? अपने बकरे को बनानी है? ओ इफ्तिखार के मामे, ये औरतों के काम है। औरतों के काम तुझे नहीं समझ में आएंगे। औरतों के? अरे बाज आजा बतूल, मुझे लगता है तू और शन्नो फिर किसी पीर फकीर किसी अमल के चक्कर में पड़ गई है। हाँ हाँ, एक ना बहुत बड़ा पीर बाबा मिला है। और तुझे रसूल बख्श याद है? वही जिसकी धी की बारात जो है दरवाजे के ऊपर से वापस गई थी। हाँ, फिर इसी पीर बाबा ने अमल किया था तो उसका घर बस गया था। ओए बाज आजा, अल्लाह का को खौफ कर, ये शिर्क है। ये पीरों फकीरों के चक्करों में ना पड़, ऐਵੇਂ जिंदगी बर्बाद करेगी। और शन्नो के अब्बा, मैंने जो तुझे कहा है ना, बस तू वो कर। क्या करना पड़ेगा? ना ना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तौबा तौबा तौबा, मैं कोई बनियान शनियान नहीं भेजूंगा तुझे। हेलो 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 शन्नो के अब्बा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अम्मा जी किसका फोन था? पिंड से था ना, तेरी मामी का। खैर खैरियत पूछ रही थी। उधर भी सब खैर खैरियत है पिंड में। शन्नू ठीक है। और वो कह रही थी कि तेरा बहुत ख्याल रखूं। जी यार ये औरतें बातें कर करके सिर पीड़ लगा रही थी। बेगम साहिबा, मैं आपका केस बहुत अच्छी तरह से समझ गया। आपको ये केस सिर्फ समझना ही नहीं, जीतना है। आप फिक्र न करें, मैं आपको ये केस जीत कर ही दिखाऊंगा। इस केस से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। खुदा ना खास्ता अगर आप ये केस हार गए तो मैं अपनी जिंदगी हार जाऊंगी। लगता है आपकी बहू ने आपको बहुत जख्म दिए। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इससे बड़ा जख्म और क्या देगी मुझे। खैर, आप पैसे की फिक्र न कीजिएगा, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगी। मुझे हर हाल में अपना पोता चाहिए। डोंट वरी मैडम, ऐसा ही होगा। एडवांस की रकम क्या लेंगे आप? व्हाटएवर, आपकी मर्जी। आप तशरीफ रखिए, मैं आपको चेक लेकर आती हूँ। अम्मी, पता नहीं मेरे बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बेटा, जिसने दिया है वो इसकी हिफाजत भी करेगा। आपी, ये आपके नाम एक लेटर आया। तुम ही पढ़ दो। लिखा है अदनान को उनके हवाले कर दिया जाए, इसलिए कि बाप की वफात के बाद वो अपने पोते की परवरिश के बारे में इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं। क्यों? क्या उसकी माँ जिंदा नहीं है? माँ के बारे में लिखा है कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। वो इस काबिल नहीं है कि अपनी औलाद की परवरिश करें, इसलिए बच्चे की भलाई के पेश नज़र उसे दादी के हवाले किया जाए। मम्मी जी, आपने भाई को दूसरी शादी के लिए मजबूर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कहना क्या चाहती? मैं आज की दुश्मन थी? जोहा की बीमारी के बाद जो उसकी जिंदगी में खला था, मैंने तो वो पुर किया था। और उसी खला में मेरा भाई चला गया। मतलब क्या है तुम्हारा?
अयाज की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो तुम? नहीं, ये बात नहीं है। एक माँ कभी अपने बेटे की दुश्मन नहीं हो सकती, लेकिन एक बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी के बाद उसकी जानी दुश्मन जरूर हो सकती है। दलील के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, मगर सबूत? सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि मेरे बेटे को जोहा और उसकी मां ने मारा। ठीक है, अगर आपको उन पर शक है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटवाती? मैं अयाज को पोस्टमार्टम के नाम पे और इज्जत नहीं दिलवा सकती। सब्र करके बैठ जाएं। मैं जोहा और उसकी मां को सबक जरूर सिखाऊंगी। तुमने तो मेरे लिए किसी वकील का इंतजाम नहीं किया, मैंने खुद वकील का इंतजाम कर लिया। क्या? और आज तो जोहा को मेरे वकील की जानिब से लीगल नोटिस मिल चुका होगा। अरे बेटा, कुछ ऐसा करो कि इस जालिम औरत के चुंगल से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाए। अम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आंटी, इस लेटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? उनके वकील ने सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए कि आप अदनान की कस्टडी उसकी दादी के हवाले कर दें, एक खत लिखा। और अगर हम अदनान को दादी के हवाले ना करें तो? हाँ, फिर हो सकता है कि वो आप लोगों के खिलाफ केस दायर कर दे। जब बच्चे की माँ जिंदा है तो फिर दादी दावा कैसे कर सकती है? आप ठीक कह रही हैं आंटी, माँ के होते हुए बच्चा किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या? वो लोग इस बात की बुनियाद बना रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता जोहा को कुछ हो जाता है तो उसके बाद बच्चे की कस्टडी दादी के हवाले कर दी जाए। जिस औरत ने अपनी बहू बेटे की जिंदगी हिजाब बना दी हो, वो अपने पोते के साथ क्या सलूक करेगी? इफ्तिखार, खुदा के लिए कुछ करो। मैं करूंगी अदनान की परवरिश, माँ बन के पालूंगी उसे। मैं पापा से वादा किया है मैंने। मलिया, ये बात हमें जबानी नहीं कानूनी करनी होगी। आप लोगों से एक गलती हो गई है। कैसी गलती? आप लोगों को जो खदशात थे वो आप लोगों को अय्याज से डिस्कस करने चाहिए थे और उसे कानूनी शक्ल देकर महफूज कर लेना चाहिए था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम इफ्तिखार? क्या हम लोगों को पता था कि अयाज भाई का इंतकाल हो जाएगा? अच्छा, ये पता करो कि अय्याज ने अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली के लिए कोई दस्तावेजात, कोई वसीयत तैयार की या नहीं? मैं जोहा से पूछती हूँ। ठीक है, मैं उस वक्त तक इस खत का जवाब तैयार करके भिजवाता हूँ। अभी इफ्तिखार से बात हुई थी अभी। वो कह रहा है कि माँ के होते हुए कोई भी बच्चे का दावेदार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह डरती रहेंगी तो मसाइल हल होने के बजाय और उलझ जाएंगे। लेकिन अगर अदनान को कुछ हो गया तो? कैसे समझाऊं मैं आपको? क्या इफ्तिखार मेरा केस लड़ेगा? लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? सुरैया बेगम के नोटिस के जवाब में वो कल ही एक लेटर भिजवा देगा। तुम उसको कहना कि वो पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करे। मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करूंगी। अच्छा, अभी वो इफ्तिखार पूछ रहा था कि अयाज भाई का कोई डॉक्यूमेंट, कोई कानूनी दस्तावेजात आपके पास रखे हैं या नहीं? एक फाइल है शायद। क्या लिखा है उसमें? मैंने कभी पढ़ी नहीं है। प्लीज आप उसे पढ़ लें और मुझे बताएं। हाँ ठीक है। अदनान, खाला की जान, आ जाओ। जी वकील साहब, क्या खबर लाया? देखिए, मैंने जोहा को जो नोटिस भेजा था ना, उनके वकील ने उसका जवाब दे दिया है। उनका वकील तो इफ्तिखार ही होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। क्या जवाब दिया? देखिए, उन्होंने लिखा है कि माँ के होते हुए कोई भी शख्स बच्चे का दावेदार नहीं बन सकता, और ये भी कि जोहा किसी कीमत पे अपने बच्चे को उसकी दादी के हवाले नहीं करेगी।
मुझे इसी जवाब का शक था। देखिए, ये बात तो हकीकत है कि माँ के होते हुए बच्चे को किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता। अलबत्ता माँ की वफात के बाद हम अदालत को इस बात पे कायल कर सकते हैं कि बच्चे की वेलफेयर इसी में है कि बच्चा अपनी दादी के पास रहे, जो कि उसके बाप का घर भी है, और ये भी कि बच्चा इस तरह से बेहतर अंदाज में परवरिश पा सकता है। अगर उनके वकील ने यह साबित कर दिया कि माँ की वफात के बाद बच्चा दादी के बजाय नानी के पास परवरिश पा सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे भी नानी और दादी में कोई फर्क नहीं होता, बच्चे के लिए दोनों बराबर होते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारी मोटी सी अकल में इतनी बात क्यों नहीं आती कि बच्चे को पालने के लिए माली वसाइल की जरूरत होती, और उनके यहाँ तो खाने पीने के पैसे नहीं है। मलिया एक छोटी मोटी सी नौकरी करती है और एक घर का किराया आता है। कल कला को जब उसकी शादी हो गई, चली गई वो, तो कौन पालेगा उस बच्चे को? वो बुढ़िया। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है बेगम साहिबा, और हम इसी पॉइंट को अपने केस की बुनियाद बनाएंगे। वकील साहब, आप अदालत में केस दाखिल कीजिए। मुझे हर हाल में अपना पोता चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। मम्मी जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप पौधे के मामले में इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं? वो मेरा खून है, मेरे एहसास की निशानी है, और वैसे भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपनी बाकी जिंदगी अपनी नानी के दर पे फकीरों की तरह गुजारे। अदनान जब यहां था तब तो आपने कभी प्यार नहीं किया, अब आपकी ममता कैसे जाग गई? तुम उसके लिए मेरी मोहब्बत पे शक कर रहे हो शिराज? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी मोहब्बत और मेरा प्यार जो अदनान के लिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक बात और भी है जो मैं अभी तक अपनी जबान पे नहीं लाई, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कहने के लिए। कौन सी बात? अदनान का अपने बाप की जायदाद में हिस्सा है कि नहीं, वो किसको मिलेगा? कल को जब अदनान जवान होगा तो क्या वो जायदाद में से हिस्सा नहीं मांगेगा? बोलो। मांगेगा, मांगना भी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि अदनान हमारे पास रहे, ताकि उसकी जायदाद का हिस्सा हाजरा के हाथ ना आए। हमारे पास रहेगा तो जायदाद भी हमारे पास रहेगी। इसलिए अदनान का हमारे पास रहना इंतहाई जरूरी है। वैसे भी अयाज की दौलत पे उसके ससुराल वालों ने बहुत ऐश कर लिया, अब नहीं करने दूंगी। हेलो हेलो। हाँ, ओए बतूल, ऊंचा बोल। मेरे सामने कभी हौली आवाज की नहीं, और फोन पे तेरे नखरे से हौली नहीं बोल रही। ऊंचा बोल। हाँ शन्नो के अब्बा, अब तुझे मेरी आवाज कहाँ से आएगी? मैं ठीक हूँ, तू सुना। मैं बड़ी ठीक हूँ, पर मुझे ना बड़ा जरूरी काम है, खास काम के लिए मैंने फोन किया है। ओए ठहर जा। अगर तूने फेर को बुनियान वगैरह मंगी ना इफ्तिखार की, तो ये काम मुझसे नहीं हो सकता, बस मैंने कह दिया। हाँ, मुझे तो पहले ही इस बात का पता था कि तुझे ना अपनी धी से ज्यादा ना अपने भांजे से प्यार है। तुझे अपनी धी की कोई फिक्र नहीं है। ओए फजूल बातें ना किया कर, बस तुझे ही मोहब्बत है ना शन्नो से, है ना? हाँ, बात सुन, अब ताने ना दे, मेरी बात सुन। वो ना मैं ना एक पानी की बोतल बेच रही हूँ। और गांव से पानी की बोतल पे जो है, कराची में पानी की कमी है क्या? टैंकर माफिया इतना अमीर हो गए यहाँ पानी बेच के। ओए बात तो पूरी सुन लिया कर शन्नो के अब्बा। ये वो पानी ना मुझे पीर बाबा ने दम करके दिया है। बतूल, देख के खुदा का खौफ कर, तू ये पीरों फकीरों के चक्कर से बाज आ जा। क्यों इसमें घुसी हुई है? पूरी बात तो सुन ले ना। वो पानी को ना तूने ना इफ्तिखार के कमरे में ना सारे कोनों में ना 3 दिन तक छिड़कना है। अगर हो सके ना तो कुट 2 कुट ना उसको पिला भी देना। और मैं कोई माशकी हूँ छिड़काव करा रही मुझसे? मुझसे नहीं होते इस तरह के फजूल काम। खामखा गुनाहगार करी मुझको भी अपने साथ। अगर तुझे अपनी धी से जरा सा भी प्यार है ना, तू चाहता है ना उसकी मर्जी की शादी हो जाए, तो जो मैं कहती हूँ ना आंखें बंद करके ना वही काम कर तू। देख ये कुछ सही बात नहीं है।
वो ना अपने इफ्तिखार को पहले ही शक हो गया तुझ पे। उसके बिस्तरे के नीचे तूने कोई तवीज रखा था, वो बरामद हो गया और उसका शक सीधा तुझ पे है। हाय मैं मर गई है क्यों है पर शनो के बाद तुझे ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना तू डरना। तू बस वो काम कर जो मैंने कहा है। पीर बाबा ने कहा है कि ये पानी का जो छिड़काव करोगे और उसको पिलाओगे तो तुम्हारी ती जहाँ जाती है ना वहां उसका ब्याह हो जाएगा। तेरा पीर बाबा कोई और मेरी मर्जी का तवीज उसको आता है कि नहीं? ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था तुम्हें साबरा। अयास की मैयत में आई और बस शिरकत करके चली गई। तुम्हें तो मुस्तकिल मेरे पास रहना चाहिए था। ऐसे वक्त में कोई अपनों को छोड़ के जाता है भला? अरे मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा है? अयास की वजह से मैं बहुत गमज़दा हूँ और अंजुम की जो हालत है वो तो मैं बता ही नहीं सकती। अच्छा छोड़, मैं तो खामखा जज्बाती हो जाती हूँ। तुम सुनाओ। क्या सुनाऊं मैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या करना चाहती हो? यही सोच रही हूँ कि वापस चली जाऊं अमेरिका। अच्छा, अब तुमने सोच लिया अमेरिका जाने का तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती? जाओ। अब इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही ख्याल आ गया कि क्या करूंगी यहाँ रह के। जिससे रिश्ता था वो तो रहा नहीं, तो फिर क्या फायदा यहाँ रहने का। क्यों साबरा, मेरे से और शिराज से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? क्या है? क्या मतलब? अब मतलब मत पूछो, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। लेकिन मैं ना अंजुम और शिराज के लिए सोच रही थी, बस कहा नहीं तुमसे। यकीन करो कि मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि तुम क्या कहोगी। तुम ऐसा करो, तुम अमेरिका हुआ जल्दी वापस आ जाना, है ना? अच्छा, मैं अंजुम से भी बात कर लेती हूँ इस बारे में, देखती हूँ वो क्या कहती है। नहीं, बच्चों पे थोड़ी फैसले छोड़ते हैं। फैसला तो हमने करना है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जोहा, जोहा। जी अम्मी। बेटा देखना ये किस किस्म का लिफाफा है? अभी आया? हाँ। अम्मी ये तो कोर्ट का नोटिस है, 5 तारीख को बुलाया है हमें। इसका मतलब है उस संगदिल औरत ने मुकदमा दर्ज करवा दिया हमारे खिलाफ। जी। लेकिन बेटा हमारे पास इतना वक्त और पैसा कहाँ है कि हम इस मुकदमेबाजी पर खर्च करते फिरें? अम्मी अब कोर्ट ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। पता नहीं इस औरत ने क्या इल्जाम लगा रखा होगा हम पर। ये तो कोर्ट जाकर ही पता चलेगा। अदालत जाकर क्यों? मैं इफ्तिखार से कहती हूँ ना, वो जाकर सब पता कर लेगा। हाँ, आप उसको फोन करें, उसको बताएं कि हमें कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। या अल्लाह, ये औरत कब हमें चैन लेने देगी? सही कह रही हैं आप अम्मी, कितना तकब्बुर है उस औरत में। लेकिन खैर है, उनको उगलने दें, जितना भी जहर उगलना है उन्होंने मेरे खिलाफ। बेटा मुझे तो खौफ आ रहा है। अम्मी डरना तो मुझे चाहिए, आप क्यों डर रही हैं? मेरा बच्चा, तेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम अदालतों के चक्कर लगाती फिरो। तुम्हें आराम और ज़हनी सुकून की जरूरत है। अम्मी ये बात तो कोर्ट भी जानती है। आई एम श्योर वो मुझे अलाउ कर देगी कि मेरा कोई वकील ही मुझे रिप्रेजेंट कर दे। बहुत ज़रूरी होगा तो खुद पेश होना पड़ेगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर। अम्मी आप दुआ करें कि अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। वकील साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आपको हर हाल में ये केस जीतना है। बेगम साहिबा, मैं आज तक कोई मुकदमा हारा नहीं हूँ। आई एम श्योर मैं आपको ये मुकदमा भी जीत कर दिखाऊंगा। मुझसे मेरा बेटा जुदा हो गया, मेरी बहू की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर मुझे मेरा पोता ना मिला तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी।
मैं आपके जज्बात को समझता हूं मैडम। इंशाल्लाह आपके पोते की परवरिश का कानूनी हक आप ही को मिलेगा। वकील साहब, आप इस केस को इंतहाई सीरियसली लीजिएगा। बेगम साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप इस बात की यकीन रखें कि आपका पोता आप ही को मिलेगा। चलिए देखते हैं। वो बेगम साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मेरी फीस आपको मैं आपका एडवांस दे चुकी हूँ। आप केस की कार्रवाई तो शुरू होने दें, फिर बात कीजिएगा। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं फाजिल अदालत से अपनी मुवक्किला सुरैया बेगम की जानिब से दायर करदा इस दरखास्त पर गौर करने की अपील करता हूं, जिसमें मेरी मुवक्किला ने यह दरखास्त की है कि उन्हें अपने पोते की परवरिश का कानूनी हक दिया जाए। क्या बच्चे के वालिदैन हयात नहीं हैं? योर ऑनर, बच्चे के वालिद का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका है, जबकि वालिदा जिंदा है। तो माँ के होते हुए कोई क्यों चाहेगा कि किसी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले? वो इसलिए योर ऑनर के बच्चे की वालिदा एक मूजी मर्ज में मुब्तला है और उनकी सेहत इस काबिल नहीं कि वो बच्चे की मुनासिब तौर पे परवरिश कर सके। लिहाजा बच्चे की परवरिश का हक उसकी दादी को ही दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मैं फाजिल अदालत के इल्म में सबसे पहले ये बात लाना चाहता हूँ कि बच्चे की परवरिश की जो दरख्वास्त उसकी दादी की तरफ से दी गई है वो बदनीयती पर मबनी है। किन वजूहात के बिना पर आप ये कह सकते हैं कि ये दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है? योर ऑनर, मेरी मुवक्किला ज़ोहा बेगम अपने मियाँ अयाज अहमद के साथ अपने ससुराल में रहाइश पजीर थी, जहाँ दरख्वास्त गुजार सुरैया बेगम और उनका दूसरा बेटा शिराज अहमद भी साथ रहते थे। जब डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरी मुवक्किला ज़ोहा बेगम एक मूजी मर्ज में मुब्तला है, तब दरख्वास्त गुजार सुरैया बेगम ने अपने बेटे पर दबाव डालना शुरू किया कि अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ, क्योंकि वो अयाज अहमद की बीवी की खिदमत नहीं कर सकती थी। इस बात ने घर के हालात इतने तल्ख कर दिए कि अयाज अहमद को मजबूरन अपनी बीवी को उसके मां के घर ले जाना पड़ा, जहां आज तक उसकी मां और बहन उसकी और उसके बेटे की खिदमत कर रहे हैं। योर ऑनर, यह बात गौरतलब है कि जोहा की मां एक बेवा औरत है। उनका जरिया आमदनी मकान का किराया, शौहर की पेंशन और बेटी की मामूली सी तनख्वाह है। योर ऑनर, इन हालात में ये औरत किस तरह से अपनी बेटी का इलाज करा सकती है और कैसे उसकी कोई खिदमत कर सकती है? योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील इस बात को भूल रहे हैं कि ज़ोहा बेगम इस वक्त अपनी मां के साथ रह रही है। वो मां जो खुद तो भूखी सो सकती है, अपने जेवर बेच सकती है, वक्त पड़ने पर अपना घर तक बेच सकती है। वो मां जो वक्त पड़ने पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है। मैं सास को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी मां का दर्जा रखती है, मगर बदकिस्मती से ज़ोहा की सास ने उस पर जुल्म और ज्यादतियों के पहाड़ तोड़ दिए। उसे इतना बेइज्जत किया कि मजबूरन उसे घर छोड़ना पड़ा। और आज सुरैया बेगम को अचानक अपने पोते से हमदर्दी हो गई। योर ऑनर, पोता सुरैया बेगम का खून है, उनके मरहूम बेटे की निशानी है, और फिर यह कि माली लिहाज से भी सुरैया बेगम मुस्तहकम है। लिहाजा बच्चे की परवरिश का हक सुरैया बेगम को ही दिया जाए। अदालत ये समझने से कासिर है कि सुरैया बेगम सिर्फ बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती है। वो अपनी बीमार बहू और बच्चे दोनों की खिदमत का हक क्यों नहीं अदा करना चाहती? मैं फाजिल अदालत के रूबरू इस नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूं।
आप अपने नुक्ते की वजाहत अगली पेशी में कीजिएगा। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मैं अदालत में अपनी बहू के सामने शिकस्त खाऊं। ये मेरी अना का मसला है। अगर मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है तो पोते की परवरिश का हक मुझे ही मिलना चाहिए। मम्मी जी, अदालत में अना और ख्वाहिश नहीं चलती, वहां तो इंसाफ होगा। सुना नहीं जज क्या कह रही थी? मां के होते हुए बच्चे की परवरिश का हक किसी और को कैसे दिया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है। हमारा वकील ही इस काबिल नहीं है कि वो अदालत में जोहा को नाकारा और साबित कर सके। उसको देखो इफ्तिखार को, कैसे बढ़ चढ़ के उनकी वकालत कर रहा था। बहरहाल अब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस अब फर्क सिर्फ ये कि तुम मेरा साथ नहीं देते, वरना तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है शिराज। मम्मी, आप कभी कभार ऐसे फैसले कर देती हैं कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझसे फालतू बातें मत करो। एक तरीका तो यह है कि आप अदालत से दरख्वास्त वापस ले लें। क्या इसका मकसद है कि मैं अपनी हार मान लूं? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो फिर अदालत के फैसले का इंतजार करें। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि अदालत का फैसला मेरे हक में होगा कि नहीं। बस मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता मैं इस बात पर गौर करूंगा कि अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो हमें क्या करना होगा। जोहा, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरैया बेगम का केस बहुत कमजोर है। तुम उस औरत को नहीं जानते बेटा, बहुत मक्कार औरत है वो। अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकती है वो। इफ्तिखार कुछ ऐसा करो कि मेरे बाद अदनान महफूज रहे। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर करेगा, लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी तो फरमाया, इसके लिए कोई अमली कदम उठाओ। आप एक काम करें जोहा, अपने बेटे की परवरिश के लिए एक वसीयत बनवाएं। उसमें क्या लिखवाऊं? उसमें आप लिखवाएं कि आज आप अपने पूरे होशो हवास में अपनी गिरती हुई सेहत और अपनी मूजी बीमारी के सबब अपने बेटे की परवरिश मलिहा को दे रही हैं। लेकिन ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, उस वक्त अय्याज जिंदा थे और हम सब ने यही कहा था कि बाप के होते हुए तुम ये फैसला अकेले कैसे कर सकती हो। अब जोहा फैसला कर सकती है। सिर्फ जोहा नहीं, मलिहा भी, वो भी तो ये जिम्मेदारी कबूल करे। जी। अगर मलिहा हामी भर लेती है तो मैं वसीयत कल ही तैयार करवा लूंगा। जी मलिहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अदनान को आज से ही गोद ले लो, माँ बन जाओ उसकी। जोहा वसीयत में लिख कर देगी, बस तुम हाँ कर दो। मैं तो पहले ही अदनान की सारी जिम्मेदारी ले चुकी हूँ। मलिहा, देखो ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत गौर और खौस के बाद इस फैसले को कबूल करो, क्योंकि ये जिंदगी भर का मामला है। मैं जो फैसला कर लेती हूँ उस पर अटल रहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। इसका मतलब है कि मैं वसीयत तैयार करवा लूं। मम्मी, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। सारी रात सो नहीं सकी। मम्मी, इस तरह से आप बीमार हो जाएंगी। आप प्लीज फिर से जाकर सो जाएं। मैं सोच रही हूँ अपना वकील बदल लूं। क्या हो गया आपको? अभी तो सिर्फ एक पेशी हुई है और आप
मुझे अपने वकील पे भरोसा नहीं रहा। अभी रहने दें। तो ऐसा करो, किसी नए वकील का बंदोबस्त करो, उससे केस डिस्कस करो। ये समझ नहीं आता कि आखिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम अगर मेरी परेशानी समझ जाओ तो। कहीं कहीं कोई और बात तो नहीं है? मम्मी अगर है तो मुझे बता दें। तुमसे जितना कहा है उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लड़ाओ। ठीक है, मुझे केस की फाइल दे दें। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ एक दो लॉयर मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे डिस्कस कर देता हूँ। ये मामला इंतहाई सीरियस है। ये सिर्फ पोते की परवरिश का मसला नहीं है। What you mean? इससे रिलेटेड और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। मेरे लिए केस जीतना बहुत जरूरी है। मुझे हर हाल में ये केस जीतना है। ओके ठीक है। अच्छा फिलहाल आप नाश्ता कर लें। जोहा बेटा उठो, सूप पी लो बेटा। जोहा उठो ना बेटा। जोहा आंखें खोलो बेटा। अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। आपी क्या हो गया? आपी तुम ऐसे करो, तुम स्कूल मत जाना, मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी। अम्मी आपी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन कार में कैसे लेकर जाएंगे? तुम एम्बुलेंस को फोन करो। जी मैं करती हूँ। आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल। तेरी माँ में इतनी सकत नहीं है कि जवान औलाद का ये दुख बर्दाश्त कर सके। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना जोहा। आंखें खोल मेरी बच्ची। मैंने आपके केस पढ़ लिया है। आपको क्या लगता है कि केस में जान है? मेरा नहीं ख्याल है कि एक माँ के जिंदा होते हुए। वकील साहब, भाभी की जो हालत है वो तो आपको पता है। मिस्टर शराज, मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। आपकी फर्म के तमाम केसेस में ही लड़ता हूँ। शायद आपको मालूम हो कि आपके बड़े भाई से मेरे काफी पुराने ताल्लुकात हैं। जी, इसलिए तो मैंने आपको मशवरे के लिए बुलाया है। जिस तरह आपने मुझे मशवरे के लिए बुलाया है, कुछ अर्सा पहले आपके भाई साहब ने भी मुझे मशवरे के लिए बुलाया था। इसलिए? वसीयत के लिए। वसीयत? कैसी वसीयत? शराज साहब, जब आपकी वालदा ने याद साहब की दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था तो वो काफी अरसे से परेशान थे। वो चाहते थे कि दूसरी शादी से पहले अपनी बीवी और बच्चे को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। तो क्या आपने वसीयत तैयार कर ली या भाभी की मौत की वजह से? मेरा मतलब है कि वो वसीयत तैयार ही नहीं, बल्कि उसकी एक कॉपी उन्होंने अपनी मदर और एक कॉपी अपनी बीवी को दे दी थी। ये बात मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताई? यही वजह है कि वो अदालत से अपने पोते को हासिल करना चाहती हैं। अगर याद साहब की वाइफ ने वो वसीयत की कॉपी अदालत में पेश कर दी तो अदालत ये समझ जाएगी कि आपकी मदर दौलत के लालच में पोते को हासिल करना चाहती हैं और आप ये केस हार जाएंगे मिस्टर शराज। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।